गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 10th का चैप्टर कर रहे थे हम, लाइफ प्रोसेस। उसमें हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। मैंने आपको किडनी की स्ट्रक्चर बताई थी कि किडनी किस तरह से प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, एक पेयर किडनी का होता है, उसके साथ यूरेटर्स अटैच्ड होते हैं और वो ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जिसमें कि जो यूरिन है वो स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अब जो किडनीज होती हैं, किडनीज किस तरह से काम करती हैं, ठीक है, वो उसके बारे में आज हम देखेंगे कि किडनीज के अंदर बहुत सारी फंक्शनल यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन। 1.2 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं और ब्लड से जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल बनता है, जैसे कि अमोनिया, यूरिक एसिड, ठीक है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। मेन जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। ठीक है, इस यूरिया को यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो उसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो किडनी में किस तरह से ये प्रेजेंट रहते हैं, किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है, किडनी में जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसको मेडुला बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉनिकल शेप की पिरामिड्स बने होते हैं जिनके अंदर और बाहर की तरफ, कॉर्टेक्स की थोड़े बाहर की तरफ और मेडुला की तरफ इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। तो आज हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरह से ये यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारा नेफ्रॉन है, सिंगल नेफ्रॉन की बात करते हैं। सिंगल नेफ्रॉन में बॉमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। इसके अंदर जो आर्टरीज होती हैं, आर्टीरियोल्स का एक गुच्छा बन जाता है, एक क्लस्टर बन जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, यहाँ से एक एफरेंट आर्टीरियोल एंटर करती है हमारी, मैंने आपको बताया था कि रीनल आर्टरी आती है, ठीक है, जो कि किडनी में अंदर एंटर करती है। वो आर्टरी बहुत सारी आर्टीरियोल्स में डिवाइड हो जाती है और जो आर्टरी है वो नेफ्रॉन के अंदर एंटर करती है, जो आर्टीरियोल कहलाएगी। ठीक है, इस आर्टीरियोल को एफरेंट आर्टीरियोल कहेंगे, जो कि एंटर करती है। ठीक है, और जो यहाँ से बाहर निकलेगी उसे कहेंगे इफरेंट आर्टीरियोल। जो एफरेंट आर्टीरियोल होती है वो थोड़ी ब्रॉड होती है एज कम्पेयर टू इफरेंट आर्टीरियोल। जो एफरेंट आर्टीरियोल है थोड़ी ब्रॉड है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ब्लड है वो एक प्रेशर के साथ एंटर करता है। फिर जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में यहाँ पर छोटी छोटी पोर्स बने रहते हैं। ठीक है, और बॉमेंस कैप्सूल में यहाँ पे पोर्टोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी पोर्स रहते हैं। अब जो एफरेंट आर्टीरियोल से बहुत प्रेशर के साथ ब्लड आता है वो यहाँ ग्लोमेरुलस के थ्रू, यहाँ पे जो ये यहाँ पे स्लिट्स दिख रही हैं, इन स्लिट्स के थ्रू वो ब्लड का कुछ पोर्शन बाहर निकल जाता है। ठीक है, और वहाँ से ये पोर्टोसाइट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो कि बॉमेंस कैप्सूल एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ से जो इफरेंट आर्टीरियोल है, यहाँ पे ये कम प्रेशर के साथ मूव करती है। ठीक है, तो जो ब्लड का कुछ पोर्शन तो यहाँ निकल जाता है, बाकी पोर्शन इस इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू मूव कर जाता है। इस ब्लड में मैक्सिमम हमारा जो पोर्शन रहता है वो, जैसे हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज है, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसको हम इसकी फंक्शनिंग में डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पर एंटर कर जाते हैं। उसके बाद जो मेन पोर्शन आता है दैट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि बॉमेंस कैप्सूल के पास रहती है, इसको पीसीटी बोलेंगे। और जो दूसरा पोर्शन होता है दैट इज डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड का मतलब, प्रॉक्सिमल का मतलब है कि जो बॉमेंस कैप्सूल के नियर बाय है। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में रहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो लिम्स होते हैं, वन इज डिसेंडिंग लिम्ब एंड अनदर इज असेंडिंग लिम्ब। इसके बाद है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
ठीक है, ये भी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, मतलब बहुत ज्यादा ही कॉइल्ड फॉर्म में रहती है। ये ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में। इस कलेक्टिंग डक्ट में आपको यहाँ पर जो ये एरिया दिख रहे हैं, यहाँ पर और भी नेफ्रॉन्स की डीसीटी कनेक्ट होती है। ठीक है, मतलब ये कॉमन कलेक्टिंग डक्ट है जो कि क्या करती है, यूरिन को कैरी करके लेके आती है। और ये बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट कनेक्ट होके एक यूरेटर की फॉर्म में जो हमारा यूरिन है उसको कलेक्ट करती हैं, उसको यूरिनरी ब्लैडर में फिर कलेक्ट कर लेंगे और वहां से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से नेफ्रॉन है उसकी फंक्शनिंग है, वो किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन करता है। एक नेफ्रॉन के पार्ट्स आपको पता चल गए, आपको मेन याद रखने हैं एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, बॉमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर आप फुल फॉर्म नहीं लिखना चाहते तो डीसीटी एंड पीसीटी भी आप यूज कर सकते हैं। और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट। अब जो यूरिन फॉर्मेशन होती है, यूरिन फॉर्मेशन में क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर हमारा यूरिया है, अमोनिया है, जितने भी टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालना है। तो उसके लिए 3 मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकेंड इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, and third one is tubular secretion. First step is ultrafiltration. अब देखते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में। फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन हमारे इस पोर्शन में होती है। इसमें क्या है, जो एफरेंट आर्टीरियोल है उसके अंदर ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है, लेकिन इस ब्लड के अंदर बहुत सारे हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल भी हैं। अब जितना ये ब्लड है वो यहाँ पर आता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में जो यहाँ पर ये स्लिट्स बनी होती हैं, इन स्लिट्स के थ्रू जो लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो सारे इस एरिया में आ जाते हैं, जो कि बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच में रहता है। इसके बीच में यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में यहाँ पर छोटी छोटी पोर्स बने रहते हैं, इनको पोडोसाइट्स बोलते हैं। अब जो यहाँ पर इस एरिया में जितना भी ये मटेरियल आता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है, वो सारा बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाता है। अब उस पूरे पोर्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, यूरिया होता है, क्रिएटिन होता है, ग्लूकोज होता है, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, और वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, आयन, ठीक है। वो सारे इस सारे मटेरियल के अंदर, सारा मटेरियल या इस पोर्शन में आ जाता है। उसके बाद ये सारा जो पोर्शन है, सारा मटेरियल है, वो ट्रांसपोर्ट होता है पीसीटी में। अब जो यहाँ पे फिल्ट्रेट आया है ग्लोमेरुलस के थ्रू, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसको बोलेंगे, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल भी हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं। अब हमारी बॉडी नहीं चाहेगी कि वो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को लूज कर दे या ग्लूकोज को यहाँ से रिमूव कर दे, अमाइनो एसिड्स को रिमूव कर दे, हार्मोन्स को रिमूव कर दे, तो वो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं। अब वो कौन से एरिया में आएंगे, हमारे पीसीटी एरिया में आएंगे। पीसीटी में जैसे ही आएंगे, पीसीटी से वो वापस से अब्सॉर्ब हो जाते हैं सराउंडिंग में, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, जो भी जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, हार्मोन्स वगैरह हैं, वो पीसीटी वाले एरिया से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो एरिया है, इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बचे हैं यहाँ पर, और हमारा वाटर कंटेंट है वो इसके अंदर रहता है। अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का भी लेवल मेंटेन रहता है बॉडी के अंदर। जैसे 180 ग्राम्स तक जो ब्लड है हमारा, उसकी कंसंट्रेशन रहती है ग्लूकोज की हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर ग्लूकोज का लेवल उससे ज्यादा हो जाता है तो कुछ ग्लूकोज भी यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू जिससे ये पता चल जाता है कि उस पर्सन को डायबिटीज है, क्योंकि उसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा तो वो यूरिन में आएगी ग्लूकोज।
तो यहाँ से बाकी जो पोर्शन बचता है जिसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बचते हैं, वाटर है, यूरिया है, क्रिएटिन है, जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक मटेरियल है, वो सारे यहाँ से होते हुए अब नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं लूप ऑफ हेनले के अंदर। जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग लिम्ब है, वहां से सिर्फ वो परमिएबल होता है वाटर के लिए, वहां से वाटर बाहर आ सकता है। ठीक है, तो मेन पोर्शन लूप ऑफ हेनले का होता है हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। ऑस्मो रेगुलेशन ये करता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर आयंस की और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। ठीक है, तो उसका वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पर बेस्ड होता है कि अगर जैसे गर्मी के टाइम पे क्या होगा, पसीना निकलता है ज्यादा और पसीने में वाटर लॉस ज्यादा होता है, तो हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा पानी को बचाने की जरूरत होती है। तो ये जो एरिया है उतना ही परमिएबल हो जाता है वाटर के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा वाटर है वो एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी के अंदर रहेगा। बाकी कभी ऐसा होता है कि अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा वाटर है, तो हमने क्या करना है, उस वाटर को बॉडी से रिमूव करना है, क्योंकि अगर वो ब्लड के अंदर वाटर का कंटेंट ज्यादा रहेगा तो उसकी वजह से हमारी वेसल्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो उसमें खतरा रहता है, तो वाटर को रिमूव करना पड़ता है। तो उसके लिए ये कम परमेबल हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस होगा, हमारी यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। तो वैसे जो ये डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो वाटर है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब जो इस एरिया में बचा वो क्या है, यूरिया, मतलब हमारा यूरिन है एक तरह से, पर वो पूरी तरह से यूरिन नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अभी भी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर ज्यादा हैं। ठीक है, फिर वो आगे पास ऑन करता है। ठीक है, फिर आता है असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब में भी अगर हमारी बॉडी के आयंस ज्यादा लूज हो रहे हैं तो आयंस यहाँ से वापस बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो यूरिन में के थ्रू बाहर निकलने से बच जाते हैं। तो फिर आगे वो पोर्शन आगे मूव करता है डीसीटी में। जैसे ही डीसीटी में ये फिल्ट्रेट मूव करेगा, उस फिल्ट्रेट से अब डीसीटी का काम भी क्या होता है, यहाँ से जितने भी हमारे आयंस बचते हैं, हमारा वाटर है, ठीक है, आयंस जैसे हमारे बाइकार्बोनेट आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, ये सारे यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में आ जाएंगे। ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये इस तरह से डिवाइडेड होता है, ये मेडुला वाले रीजन में आता है और ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में आता है। तो यहाँ से बाहर आ जाएगा मटेरियल, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है बाहर निकल जाएंगे। फिर आगे ये जो यूरिन है आगे मूव करेगा और कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया जाएगा। जैसे ही ये डक्ट कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, कलेक्टिंग डक्ट में अब इसमें मैक्सिमम क्या है, यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह है। ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा है। अगर फिर भी इसमें पानी ज्यादा है और हमारी बॉडी को पानी ज्यादा चाहिए, तो हम पानी को कम से कम रिमूव करेंगे बॉडी से, तो कलेक्टिंग डक्ट में एक बार फिर से वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, और जो ये यूरिन है वो आगे यूरेटर्स में के थ्रू कलेक्ट होता है और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकल सकता है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से करवा देती हूँ। तो इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होती है। 3 स्टेप्स आपने देखने हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपने याद रखना है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो यहाँ से जितना भी फिल्ट्रेट है वो सारा ग्लोमेरुलस में जाएगा, ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में जाएगा। ठीक है, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो हमारी पीसीटी और डीसीटी है, यहाँ से जो आयंस और मटेरियल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, वो हमारी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी। जैसे पीसीटी है हमारा, वो सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट आयंस और हमारे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है, हार्मोन्स वगैरह को, वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में आ जाएगा। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन में जैसे ये एफरेंट आर्टीरियोल है, ये एफरेंट आर्टीरियोल यहाँ से फिर रन करती है जो हमारे पीसीटी वाले रीजन में आ जाती है। ठीक है, और ये इसके चारों तरफ, इसके और साथ में जो हमारी डीसीटी है, डीसीटी के चारों तरफ एक कॉइलिंग बना देती है। अब ये इसके टच में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे पूरा नेटवर्क बना देती है।
ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह से ही नेटवर्क बनेगा इसका। और साथ में ये कनेक्टेड भी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा, जैसे ही ये पीसीटी वाले रीजन में आएगी, यहाँ से जितना भी अगर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है या और मटेरियल बचता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, वो वापस से यहाँ पे पीसीटी और डीसीटी वाले रीजन में डाल दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली ट्यूबुलर सिक्रीशन यहाँ पे होती है। ठीक है, तो 3 स्टेप्स हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में बोमेन्स कैप्सूल से ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है वो आएगा। उस फिल्ट्रेट के अंदर हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल्स भी होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे और हमारे टॉक्सिक मटेरियल्स भी होंगे। वो आगे पास करेगा पीसीटी में। ठीक है, पीसीटी में जो हमारे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं वो यहाँ से एब्जॉर्ब होके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, बॉडी इसको वापस ले लेती है। अब इसके अंदर और कंसंट्रेटेड मटेरियल बचता है। अब ये कंसंट्रेटेड मटेरियल आगे मूव करता है तो उसमें से यहाँ से पानी वापस बाहर निकल जाता है और यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं। फिर वो डीसीटी में एंटर करता है तो डीसीटी में हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर कंटेंट बाहर निकल जाता है। फिर वहां से ये आगे मूव करता है हमारे कलेक्टिंग डक्ट में। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो कंसंट्रेटेड मटेरियल बचता है उसको हम बोलेंगे यूरिन। ठीक है, तो ये जो यूरिन है वो पास हो जाता है और हमारी जो ट्यूबुलर सिक्रीशन के दौरान जो यहाँ पे हमारी जो एफरेंट आर्टीरियोल है, ये यहाँ पे पेरिट्यूबुलर आर्टीरियोल फॉर्म करती है। ठीक है, पेरिट्यूबुलर मतलब जो इसकी पेरिफ्री को कवर करेगी। ठीक है, इसके चारों तरफ फैली होती है, नेटवर्क फॉर्म करती है। तो वो भी क्या कर सकती है, अगर उसके अंदर मटेरियल बचता है जो कि टॉक्सिक है बॉडी के लिए, तो वो भी उसको इसके अंदर डाल देगी। ठीक है, तो इस तरह से जो यूरिन है वो फॉर्म हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी किडनीज हैं वो प्रॉपर वे में काम नहीं करती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनीज भी ऐसा करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं। आर्टिफिशियल किडनीज के थ्रू बॉडी का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूरिन फॉर्म होता है और यूरिन को हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर है वहां स्टोर कर देते हैं और वहां से यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर रिमूव कर देते हैं। तो हमारी बॉडी में तो इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होती है, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर बहुत सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का वेस्ट मटेरियल है तो वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू बन रहा है तो वो इसकी जो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो भी बाहर निकल जाती है, स्टोमेटा के थ्रू ये बाहर निकल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे गम्स हैं, रेजिन्स हैं, ये भी इसके एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल हैं, वो बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं ये इसके स्टेम के थ्रू। ठीक है, और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं, उनको ये क्या करते हैं, जो कि लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर डाल देते हैं और वो लीव्स शट ऑफ कर जाती हैं, झड़ जाती हैं वो लीव्स। ठीक है, तो उसके थ्रू भी वो अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये मेन मेथड रहते हैं प्लांट्स के अंदर। उनके अंदर ज़्यादा स्पेशलाइज्ड मेथड नहीं होते और उनके अंदर इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर टॉक्सिक मटेरियल बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट भी हो जाए, लेकिन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो हमारी बॉडी में इस तरह से नेफ्रॉन काम करते हैं और यूरिन फॉर्मेशन होती है और बॉडी से यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी लास्ट टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वो आज खत्म होता है। थैंक यू क्लास।